पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता हमारे साथ अरविंद नेताम जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हालात क्या हैं। सर, इस समय बताइए कि जिस तरह से आदिवासी समाज जो है वो कहाँ अपने आप को पा रहा है। देखिए, आदिवासी समाज ने जो एक फैसला किया है, सर्व आदिवासी समाज ने इस राज्य में, कि हम समाज के उम्मीदवार अगले विधानसभा में उतारेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि पिछले 20-25 साल में सर्व आदिवासी समाज के तरफ से बहुत से मांगों को लेकर के, चाहे वो सरकार रही हो चाहे ये सरकार रही हो, समय समय पे करते रहे धरना प्रदर्शन, रैली, सभा वभा जो भी हो। पर ऐसा महसूस हुआ कि इस राज्य में हमारी मांगों को कहीं न गंभीरता से लिए नहीं और लेने की प्रयास भी नहीं हुआ। तो समाज ने यही सोचा कि जब सुनवाई से नहीं होता तो क्या किया जाए। तो यही हुआ कि भाई कि अब चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए। हालांकि समाज को नहीं उतरना चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूँ। और ये सरकार में बैठे जो भी पार्टी रही है, जो भी सरकारें रही हैं, जब समाज कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। व्यक्तिगत तौर से 2-4 लोग कहें वो अलग बात है, पर जब पूरा समाज अगर कहता है तो हमारे 23 सूत्री मांग, यानी उस सरकार में भी रही है, इस सरकार में भी है, उसमें आज तक एक मांग में कहीं न कोई विचार नहीं हुआ। अच्छा, वो 23 सूत्री मांग में कुछ प्रमुख मांगे थोड़ा बता सकेंगे क्या है? हाँ, नहीं, एक तो रिजर्वेशन का मामला था, उसमें भी वो कोई ये नहीं हुआ। दूसरा, जल जंगल ज़मीन को लेकर के पेशा कानून जो 1996 में पार्लियामेंट में बना, हमारे समय में बना था, और उसको बहुत सोच समझ के बनाया गया था उस कानून को। और इसलिए बनाया गया था कि उदारीकरण के बाद 1991 में इस देश में उदारीकरण की नीति लागू किया गया। तो हम लोग पार्लियामेंट में ये महसूस किए कि अब लूट खसोट के समय आ रहा है आदिवासी इलाके में, पूरे देश में, क्योंकि जितने भी नैसर्गिक संसाधन हैं ज़्यादातर आदिवासी इलाके में। तो ये जो उदारीकरण के जो आया, तो ये एहसास हो गया कि ये लूट खसोट की स्थिति आ गई। उसमें बड़े बड़े कारपोरेट घराने और ये सरकार मिलके इसमें ये करेंगे, लूटेंगे, ये आभास हो गया था। इसलिए पेशा कानून, और पेशा कानून को कोई सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। उसमें ये छत्तीसगढ़ सरकार भी है, बल्कि इस सरकार ने नियम बनाने के आड़ में जो मूल ताकत थी पेशा कानून को, जो पार्लियामेंट ने बनाया, उसको ख़त्म कर दिया। समाज का जो कंट्रोल था, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये तो ये पेशा कानून हुआ, रिजर्वेशन हुआ, बस्तर में 3-3, 4-4 जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, जिसमें फायरिंग में बहुत जगह मारे गए आदिवासी। तो उसका सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? तो और सरगुजा में जो कोल बेल्ट में है, पेशा कानून का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अब भाई सरकार, शासन और प्रशासन का काम है कानून का पालन करना। अगर शासन है, प्रशासन ही कानून के खिलाफ काम करे तो उसका फिर क्या होगा इस देश में? ये आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है। देखिए, एक चीज़ तो मेरा एक सवाल और है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी की 29 सीटें रिजर्व हैं, लगभग 30 लोग चुन के आते हैं, विधानसभा में जाते हैं। क्या वो जो तमाम आदिवासी नेता हैं, क्या वो आदिवासी के हितों में काम नहीं करते हैं? नहीं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये भी एक बहुत चिंता का विषय है समाज के लिए, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनका काम है कि पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो, सरकार तक के समाज की जो बात को वहाँ तक रखें, पहुँचाना चाहिए। पर आपको आश्चर्य होगा, जब पेशा कानून को नियम के माध्यम से कमज़ोर कर दिया गया, समाज के अधिकार को या ताकत को कमज़ोर किया गया, एक विधायक ने कहीं जबान नहीं खोला। ये चिंता का विषय है। और बहुत से मामलों में, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, कहीं खोलते नहीं। ये क्या हो गया? पहले तो कम
पढ़े लिखे विधायक होते थे। मैं मध्य प्रदेश के ज़माने की बात कर तो वो समाज के लिए बात करते थे, कम पढ़े लिखे थे। बात करने में नहीं, तो इनको क्या हो गया, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से तो IAS अधिकारी IPS ही है वो, ऐसा तो उनको करने में क्या दिक्कत है, ये चिंता का विषय है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और जहाँ तक है कि सरकार ये लाख दावे कर रही है कि हम आदिवासियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, सरकार को लगता है कि आदिवासी हमारे साथ है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक बड़ी नाराज़गी बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या परिणाम आगे आएगा सरकार को लेकर, और आप लोग क्या रणनीति है? नहीं, परिणाम क्या आएगा इसकी तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर सरकार के दावे अपनी जगह ठीक है, हर सरकार करती है इस ढंग से, पर मूल बात ये है कि अगर सरकार कहती है कि वह अब सब उसके हित में काम कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि सरगुजा में ये जो कोल बेल्ट है वहाँ 3 साल से आंदोलन हो रहे हैं, और उनका यही है कि भाई आप कानून के हिसाब से, कानून का पालन होना चाहिए, कानून के हिसाब से काम करिए, कारपोरेट घरानों के ध्यान से। बस्तर में 20 से 25 जगह 1 साल से 2 साल तक के आंदोलन कई जगह हो रहे हैं, कोई नहीं जाता उनकी वहाँ तक, कोई नहीं जाता, सरकार भी, प्रशासन विधायक कोई नहीं जाता वहाँ। क्यों हो रहे हैं भाई? जब सब ठीक ने काम कर रहे हो तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। पर ये एक बात नोट करना चाहिए, इस देश में हो या प्रदेश में हो, आदिवासी जल जंगल जमीन को लेके कभी समझौता नहीं कर सकता, वो हित के लेकर। अंग्रेजों से लड़े 150 साल पहले, निछावर हो गए, आज भी वही मानसिकता है समाज की जल जंगल जमीन को लेकर के, और धीरे धीरे जो सरकार जो हमारी सुविधाओं को और अधिकारों को ख़त्म करने की प्रयास हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, सब मिल के कर रहे हैं, और कारपोरेट घराने के इशारे पे हो रहे हैं सारा। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि जब कई युवा जो आदिवासी समाज के हैं वो जब बुलंद करते हैं आवाज़ कि ये नहीं होना चाहिए, तो उनको नक्सली की तरफ मूवमेंट कर दिया जाता है कि नक्सली हैं या इनकाउंटर होता है, इन तमाम तरह के अपराध भी होते हैं। क्या ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है आदिवासियों के साथ? यही छोड़ा है, मानते नहीं, यही छोड़ा है। कुछ भी अपने अधिकार की बात कहिए, संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में भी कुछ दिया है, हमारी ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए, जंगल में अधिकार होना चाहिए, पानी में कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये कुछ कहता है तो सबसे आसान है सरकार के लिए कि ये नक्सली है, तो ये कोई समाधान नहीं है। अरे कितना दबाओगे? अरे भाई, हम तो समाज के तरफ से कह सकते हैं कि हम जो कानूनी अधिकार है उसकी बात करते हैं ना, उसमें क्यों नहीं बोलते? सरकार को बोलना चाहिए। हम कहते हैं पेशा कानून को क्यों आज तक लागू नहीं हुआ, 27 साल हो गए, अभी नियम बना है, क्यों नहीं हुआ भाई? और ये समस्या पूरे देश की है, पूरे देश की है, ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ की है, पूरे देश की है। तो तकलीफ ये हो रही है कि जब आदिवासी समाज को अधिकार देने के लिए कानून बना है पार्लियामेंट में, तो ये तकलीफ हो रही है, आज के सरकारों को लागू करने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब आपकी मतलब एक सर्ववादी समाज जिसको आप आगे लेके चल रहे हैं, उनकी क्या रणनीति, क्या आप लोग चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या क्या स्थिति रहेगी? देखिए हमारी चुनाव में उतरने का और बाकी लोग जो राजनीतिक दल चुनाव में लड़ते हैं उससे एक बुनियादी फ़र्क है। हम अपने संवैधानिक अधिकार को लेके चिंतित हैं और उसी को बेस मान के, आंदोलन को बेस मान के, और हम चुनाव में उतर रहे हैं। देखिए, आंदोलन से बहुत सारी पार्टियां बनी, ऐसा नहीं है देश में, चाहे जेपी की आंदोलन या अन्ना का आंदोलन कई पार्टियों का जन्म दिया है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से आंदोलन जो है पार्टी का रूप धारण कर रहा है छत्तीसगढ़ में, तो क्या सर्व आदिवासी समाज अपनी जो सीटें हैं, जहां तक कि 29 सीटें 30 जो रिजर्व हैं, क्या उन तमाम सीटों पर आपकी दावेदारी रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, प्रयास तो यही है कि जितने रिजर्व सीट हैं उसमें अब आजमाएंगे। इसके अलावा भी 20-25 सीट ऐसे हैं जहां जनरल सीट में भी हमारे समाज की निर्णायक भूमिका रहती है, यानी 20% से 40% तक के मतदाताओं की
भागीदारी है वो वहाँ भी आजमाने की कोशिश करेंगे। हम तो दूसरे समाज को भी कहते हैं हमारे बैनर से अगर लड़ना है जनरल सीट में लड़िए, वेलकम करते हैं उसको, ऐसा नहीं है, कोई भी हो, ओपन निमंत्रण मतलब सबके लिए निमंत्रण है, आइए, समाज के लिए, सर्व समाज की बात हो रही है। पर ये हमारी जो संघर्ष है उसमें आपको समर्थन करना पड़ेगा कि भाई, और हमारा कोई गैर वाजिब संघर्ष नहीं, हम कानून कायदे की लेकर बात कर रहे हैं। एक चीज़ है, जिस तरह से भानु प्रतापपुर का चुनाव था, काफ़ी लोहे के चने चबाना पड़ा सरकार को, अब बहुत अच्छी लड़ाई थी। क्या ऐसी स्थिति आपको लगता है कि हर विधानसभा में बन सकती है? देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से हम लोग समाज को काफ़ी ताकत मिला है। हमने विश्लेषण किया है पूरे चुनाव का, उपचुनाव का, और उसमें हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं था, वो संसाधन नहीं थे, समय नहीं था और कार्यकर्ता नहीं थे। इसके बावजूद भी हमको 16% वोट मिला है। कोई छोटी मोटी घटना, भारी वोट है। तो उससे दिखता है कि समाज कहीं ना कहीं अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं इसको भांप नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक चीज़ मैंने जो पहले सवाल किया था, फिर वही सवाल मैं कर रहा हूँ कि ये जो आपके समाज से जो विधायक चुन के आ रहे हैं, क्या ऐसे जो समाज के बहुत सारे पूर्व विधायक भी हैं, आपके समाज में ही बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, क्या उन तमाम विधायकों से भी आपकी चर्चा हुई है? क्या वो भी आपके साथ रहेंगे? क्या ऐसी स्थिति बनेगी? नहीं, हमारा तो बहुत खुली ओपन ऑफर है समाज के लोगों को, इसलिए भी कि हमारी अस्तित्व की लड़ाई है समाज की, और इस आहुति में कौन साथ देता है कौन नहीं साथ है उनको फैसला करना है, चाहे वो भूतपूर्व हो अभूतपूर्व हो। पर जो वर्तमान विधायक हैं कि जबान नहीं खोलते, इनको देखेंगे जब आएंगे चुनाव में तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि हमारा समाज को अधिकार पेशा कानून मिला, ये खत्म क्यों हुआ, पहले इसको बताइए। हाँ, मतलब उनसे जवाब लिया जाएगा। फिर उसके बाद वोट मांगिए, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब इन जो तमाम आदिवासी विधायक हैं जो मैदान में आएंगे, उनके लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी यही था कि समाज के वोट से जीतते हो, और समाज की जिम्मेदारी को अगर नहीं निभाओगे तो समाज तो पूछेगा, और ये चिंता का विषय है समाज के लिए। ये जबान नहीं खोलते, यही एक सबसे बड़ी बात है। अच्छा नेताम जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका एक बड़ा जन समर्थन मिला था भानु प्रतापपुर में, तो आपका पूर्वानुमान क्या कहता है कि कितनी सीटों पर आप निर्णायक स्थिति में आ सकते हैं? देखिए, ये तो अभी से कहना बड़ा मुश्किल है जी, पर जितने रिजर्व सीट है अधिकतम हम छोटे पार्टियों से भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जी जी जी। उसमें रिजर्व सीट भी है, जनरल सीट भी है। जी जी। तो वो सब मिला के हमारा जो ये है कि सब कुनबा अगर बनता है छोटे पार्टी हमारी सब मिला के, तो मेरा ऐसा हिसाब है कि अब वो लोग कितने में लड़ेंगे और हम कितने में लड़ेंगे, पर हम लोगों का ये है कि 40-50 सीट में हम लोगों का एक स्थिति बनेगी, ऐसा मान के चलते हैं। और उससे माहौल बनाने में हमको पूरी यानी प्रदेश में काफ़ी मदद मिलेगी। अलायंस के लिए किसी पार्टी से चर्चा, कुछ बातचीत? छोटे पार्टियों से हो रहा है, बीएसपी से है, आपके गुणवाना से भी प्रयास कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से, सीपीआई से, सीपीएम से भी बात चल रही है, और अब देखते हैं कैसा होता है उसमें। अच्छा, लेकिन जो आपने एक बात कही कि जो जनरल सीटें जहाँ हैं वहाँ भी अगर दूसरे समाज के लोग लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक ऑफ़र दिया है कि आप लड़ सकते हैं। नहीं, इसलिए क्या, देखिए, हम ये संदेश नहीं देना चाहते कि आदिवासी ही करते रहें, हम कभी ये संदेश नहीं देना चाहते। सब समाज का मामला है, हम जितने पीड़ित हैं और समाज भी दूसरे तरीके से पीड़ित हैं, ऐसा भी नहीं होगा। दूसरे समाज पीड़ित तो हर जगह पर, शोषित पीड़ित हर जगह है। तो जो पीड़ित समाज है, कम से कम यही कहना भाई कि हमारी भागीदारी हमारे लड़ाई में रही है, आपकी लड़ाई में भी हम भागीदारी हो, ये संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए सब समाज को इससे एक माहौल बने, और हम ये एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते कि भाई कि केवल आदिवासी नहीं, हम मतलब माना जाए सोशल इंजीनियरिंग। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो ये माना जाए कि 90 सीटों पर तैयारी की सर्ववादी समाज कर रहा है। नहीं, हमारा जो जैसे मैंने कहा बाकी सहयोगी दल अब कितने लड़ते हैं वो उनके ऊपर भी है ना। वो अब मान लो हमारा तो ये है कि भाई 30 में तो जो है रिजर्व है वो तो लड़ेंगे और 20 सीट में भी जैसे अन्य समाज के लोग आ गए, हमारे समाज के लोग तैयार हो गए, तो ये समय के 40-50 का तो एक मान के चलते हैं कि हम लोग आजमाएंगे। निश्चित तौर पर देख सकते हैं ये अरविंद नेताम जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार हमारी पार्टी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम अलायंस करके कुछ पार्टियों से गठबंधन करके भी चुनाव मैदान में आएंगे। और उसके साथ साथ हम सर्व समाज के जो तमाम जनरल सीटें हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं कि हमारी पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ सकते हैं। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।